तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम हमारे स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि उसके बेसिस पर जो आगे हम नया कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको डिफरेंस पता रहेगा कि कौन कौन सा डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है, कोई बता सकता है? हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं? शुरुआत कैसे करेंगे हम अगर स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो? कोई बता सकता है? स्ट्रक्चर डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है? अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर का नेम में क्या रखूंगा? बुक रखूंगा। फिर उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? टाइटल चाहिए, ठीक है। फिर ऑथर चाहिए, फिर प्राइस चाहिए, और कितने पेजेस की बुक है ये चाहिए। ये चार इंफॉर्मेशन के साथ मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं? कोई बता सकता है? स्ट्रक। यस, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए पहले तो हम स्ट्रक कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्ट्रक कीवर्ड लिखेंगे। बाद में क्या करेंगे हम हमारे स्ट्रक्चर का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे हम, ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर टैग नेम बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चर नेम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सा नाम रखना है स्ट्रक्चर का? जो कि बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक बुक। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? जो भी मेंबर वेरिएबल की हमें रिक्वायरमेंट है हमारे स्ट्रक्चर के लिए, उस सारों का क्या करेंगे? हम डिक्लेरेशन करेंगे। तो कि टाइटल है तो क्या होगा? हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कैरेक्टर एरे चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं कैरेक्टर टाइटल। फॉर एग्जांपल उसका साइज हमने कौन सा कंसीडर किया? 100 कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टाइटल का काम हो गया। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि ऑथर। तो ऑथर भी क्या है? एक स्ट्रिंग लिखे हम, उसके लिए भी क्या लेंगे? हम कैरेक्टर एरे लेंगे। फॉर एग्जांपल उसका साइज हम कंसीडर करते हैं 40। फिर आएगा हमारे पास प्राइस। तो प्राइस हम फ्लोट में कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। और प्राइस वाला जो मेंबर वेरिएबल है उसको भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। अब लास्ट में बचा हमारे पास पेजेस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे, और जो हमारा पेजेस वाला है मेंबर वेरिएबल उसको भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। अब ये डिक्लेरेशन हो गया, हमारा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद में हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अगर ये स्ट्रक्चर है हमारे पास और उसका हमें क्या करना है? यहाँ पर वेरिएबल बनाना है मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल हम कहाँ पर बनाएंगे? कि हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन होगा उसके अंदर। तो ये बुक नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए मुझे क्या करना है? मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखना होगा मुझे? कोई बता सकता है? ओके, मैं बता देता हूँ कि आपको वेरिएबल का नाम क्या रखना है। तो कि b1 रखना है, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे? हम b1 रखेंगे। तो अभी स्टेटमेंट क्या बनेगा अगर आपका वेरिएबल का नाम b1 है? बता सकता है कोई? बुक नाम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए हमें क्या करना है? ये b1 नाम का जो वेरिएबल है उसको हमें क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारे पास? किसी को आइडिया लग रहा है?
जैसा भी आपको पता हो बताओ, गलत है तो कोई बात नहीं। सर फर्स्ट આપણે टाइटल रखશું। ओके, किसका टाइटल लिखेंगे हम? बुक का सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। इस तरीके से देखो स्क्रीन पे, ऐसे। बुक लिख दिया अभी। सर हाँ बोलो। सर मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट बुक को कॉल करना पड़ेगा ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्ट्रक्ट, उसके बाद बुक लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको कि आप जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो वो क्या है आपका, वन टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, स्पेस रख के जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो हमारे केस में वेरिएबल का नाम हमें क्या रखना है, तो कि b1। और ये जो b1 नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि स्ट्रक्ट बुक टाइप का, यानी कि बुक नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो हमारे b1 जो वेरिएबल है उसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। समझ में आ रहा है सबको? तो अभी ये b1 जो वेरिएबल है आपके पास, जो कि है बुक नाम का स्ट्रक्चर है उसका है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने मेंबर वेरिएबल रहेंगे, जितने की हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है वो सारे मेंबर वेरिएबल हमारे b1 नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो कौन कौन से है, तो कि पहला तो है टाइटल, ठीक है, दूसरा है आपके पास ऑथर, और तीसरा है आपके पास प्राइस, एंड जो लास्ट वन है वो आपके पास है पेजेस। इस तरीके से आपके पास कितने हैं, 4 अलग अलग मेंबर वेरिएबल है जो कि हमारे b1 जो वेरिएबल है उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो मेमोरी में जब ये b1 होगा, ठीक है, b1 जो है वेरिएबल, उसकी मेमोरी में जब अलोकेशन होगी, ठीक है, मेमोरी में अलोकेशन होगा b1 वेरिएबल का, तब उसका साइज कितना रहेगा, कोई बता सकता है? मेमोरी में जब b1 वेरिएबल का अलोकेशन होगा तब जो पूरा साइज रहेगा b1 का वो कितना होगा, कोई बता सकता है? 100। और किसी को कोई आंसर अलग लग रहा है? एक ने बोला 100, दूसरा कोई अलग बोलना चाहता है आंसर? भूल गए सब लोग? हमने 250 ओके, दूसरा आंसर है 143 250। फ्लोट के जितना होगा। और कोई आंसर है, किसी को अलग लग रहा है तो बताओ। 146 ओके, 146। और कोई? तो यहाँ पर इसका साइज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने पहले भी समझा है कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल के लिए इंडिविजुअल मेंबर वेरिएबल का जितना मेमोरी में साइज होगा, उन सारे मेंबर वेरिएबल के साइज का हमें क्या करना है, वहाँ पर एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है, और उसके बाद जो भी टोटल मिलेगा हमें वो क्या होगा, हमारा जो b1 वेरिएबल है उसका साइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखते हैं
ये हमारे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो पहले तो जो हमारे पास टाइटल है, ठीक है, तो टाइटल का मेमोरी में अलोकेशन कितना होगा, साइज कितना होगा, तो कि 100 होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है और वो हमने एरे के फॉर्म में लिया हुआ है, तो 100 एलिमेंट वो स्टोर करेगा और हर एक एलिमेंट के लिए कितनी बाइट की रिक्वायरमेंट होगी, कैरेक्टर को 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल 100 बाइट्स का क्या होगा वहां पर अलोकेशन होगा। प्लस अब दूसरे मेंबर वेरिएबल का क्या है, उसका भी डेटा टाइप कौन सा है, तो कि कैरेक्टर डेटा टाइप है, ठीक है। बाद में उसका साइज क्या है, तो कि 40 है, तो एडिशन क्या कर देंगे हम, 40 कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो हम एडिशन करेंगे वो किसका करेंगे, तो कि प्राइस का, ठीक है। तो प्राइस का डेटा टाइप कौन सा है, तो कि फ्लोट है, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्लोट है वो 4 बाइट का है, ठीक है। तो एडिशन क्या करेंगे हम, +0 4 बाइट। तो ये हो जाने के बाद लास्ट जो हमारा आता है पेजेस, जो कि हमारा मेंबर लास्ट मेंबर वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास, तो कि इंटीजर है, तो उसका साइज कितना रहेगा, तो कि 2 बाइट्स रहेगा, ठीक है। तो टोटल जो आंसर होगा वो क्या होगा, 100 + 40, तो 140 + 4 + 6, तो क्या होगा 146, ठीक है। तो यहाँ पर जो 146 आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। तो मेमोरी में जो आपका B1 नाम का जो भी वेरिएबल है उसको स्टोर करने के लिए आपको कितनी स्पेस चाहिए, तो कि 146 बाइट्स की आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी आपके B1 वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमने डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है, कि मेमोरी के अंदर कितनी साइज का अलोकेशन होगा। अब हम डेटा स्टोर करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज टाइटल जो है, ठीक है, उसमें हमने हमारे एग्जाम्पल में क्या स्टोर करवाया था, तो कि आंसी सी, इस तरीके से हमने स्टोर करवाया था, ठीक है। तो आंसी सी हमने स्टोर करवाया था, तो उसके अंदर कितने कैरेक्टर रहेंगे, कितनी साइज ऑक्यूपाई होगी आउट ऑफ 100, कोई बता सकता है 100 में से कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होगी टाइटल के लिए, कोई बता सकता है? 6। ओके, 6 किस तरीके से होगा, क्योंकि हर एक जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा, 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 6 बाइट हुआ आपका, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 6 बाइट हमने ऑक्यूपाई किया, और जो 94 बाइट है वो आपका क्या रहा यहाँ पर, फ्री है, ठीक है। उसका दूसरे किसी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर चाहे तो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो ऑथर है वो हम यहाँ पर स्टोर करवा सकते थे, बाकी के जो 94 यहाँ पर हमारे पास फ्री है उसके अंदर ऑथर अगर 40 का है तो वो हम स्टोर करवा सकते थे, तो हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाती, सेव हो जाती थोड़ी सी। तो जैसे हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे किसी भी वेरिएबल के लिए हम जो फ्री मेमोरी अवेलेबल होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में एक जो आपका जो ड्रॉबैक होगा वो क्या होगा, कि स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल रहते हैं उन सारे मेंबर वेरिएबल को क्या होगा, उसका जितना भी डिक्लेरेशन टाइम पे जितना भी साइज होगा उसके हिसाब से मेमोरी में अलोकेशन होगा, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा मेमोरी अलोकेशन यूज करते हो तो भी ठीक है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी यूज करते हो तो भी ठीक है, लेकिन जितना आपने डिक्लेरेशन टाइम पे जो भी साइज स्पेसिफाई किया हुआ है उतने साइज का अलोकेशन आपका पर्टिकुलर जो मेंबर वेरिएबल है उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिर आप उस मेमोरी जो अलोकेट हुई है उसका यूज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ क्या होता है, आपको
ये जो चारों के चारों यहाँ पर आपके पास मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, टाइटल, ऑथर, प्राइस एंड पेजेस, हमारे बुक नाम के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चारों के चारों मेंबर वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चारों को अगर आपको एक ही साथ में यूज नहीं करना है, ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना, इन चारों को आपको एक ही साथ में यूज नहीं करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अगर एक ही साथ में यूज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो कि आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप क्या करो, जो ये टाइटल वाला वेरिएबल है उसके लिए मेमोरी आप अलोकेट करो, उसका काम हो जाए तो ये मेमोरी फ्री कर दो, उसके बाद क्या करो, आप ऑथर नाम का जो मेमोरी वेरिएबल है उसके लिए आप मेमोरी को अलोकेट करो, उसका काम हो जाए तो मेमोरी फ्री कर दो आप, उसके बाद क्या करो, आप प्राइस वाला जो वेरिएबल है उसको मेमोरी अलोकेट करो, और उसके बाद उसको जो भी काम हो जाए तो उसके बाद उसको फ्री कर दो, फिर आप क्या करो, पेजेस वाला जो आपका मेमोरी वेरिएबल है उसके लिए मेमोरी अलोकेट करो, उसका काम हो जाए तो बाद में क्या करो, अगर आपको फिर से रिक्वायरमेंट है तो इसको भी क्या कर सकते हो, आप फ्री कर सकते हो। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसके अंदर आपने जो भी मेंबर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं उनमें से किसी एक मेंबर वेरिएबल को ही आप क्या कर रखना चाहते हो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एक मेंबर वेरिएबल को ही एक्टिव रखना चाहते हो, मतलब कोई एक मेंबर वेरिएबल को ही आप आपके प्रोग्राम में वैल्यू की ज़रूरत है कोई एक मेंबर वेरिएबल की, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अगर सारे मेंबर वेरिएबल की आपको एक साथ में ज़रूर है तो हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर सारे मेंबर फंक्शन में से आपको ऐसा रखना है कि एट ए टाइम आपको किसी एक मेंबर वेरिएबल को ही एक्सेस करना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर सकते हैं, और ये जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हम यूज करेंगे, ठीक है, उसका नाम क्या है, वो जो कंसेप्ट है उसका नाम है यूनियन, ठीक है, उसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, यूनियन, जो मैंने ये स्ट्रक्चर हमारा जो बनाया है उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, हम यूनियन बोलेंगे। ये कंसेप्ट सेम है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं वैसे ही हमें यूनियन को डिफाइन करना है। जैसे हम स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, सेम वे में हमें यूनियन का जो भी मेंबर वेरिएबल होगा उसको भी हम यूजिंग डॉट ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देख लो कि हम बुक नाम का सेम नाम का क्या बनाएंगे, यहाँ पर यूनियन बनाएंगे कि जिसके अंदर चार अलग अलग मेंबर वेरिएबल होंगे, कौन कौन से, तो कि टाइटल, फिर हमारे पास ऑथर, उसके बाद प्राइस, और उसके बाद पेजेस। जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल का यूज़ किया है सारे के सारे मेंबर वेरिएबल यूज़ करेंगे, और हर एक का साइज भी हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे जैसे कि हम स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, और उसके साथ हम क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। तो यूनियन बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है, जैसे के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ पर लिखते हैं हमारे स्ट्रक्चर के नाम के आगे, वैसे ही हमें क्या करना है, यूनियन बनाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर यूनियन कीवर्ड लिखेंगे, और स्ट्रक्ट को क्या कर देंगे, यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, स्ट्रक्ट को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। स्ट्रक्ट को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे हम यूनियन लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे, हम हमारे यूनियन जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे, तो हमारे केस के अंदर क्या है, बुक है, और उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल हम स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करते थे ठीक वैसे ही करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। मेंबर वेरिएबल को डिक्लेरेशन के बाद आपका जो
कर्ली ब्रैकेट है वो भी क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको सेमीकोलन भी लगाना है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर के अंदर लगाते थे। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है आपका कि आप स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह क्या लिखोगे, यूनियन लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब ये यूनियन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो उसका मेमोरी में साइज अब कितना होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनियन का मेमोरी में साइज कितना होगा, तो कि पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूनियन है उसके अंदर कितने मेंबर वेरिएबल है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने मेंबर वेरिएबल है, तो कि 4 है। आउट ऑफ 4 सबसे ज्यादा स्पेस किसको रिक्वायर्ड है, कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा बाइट कौन से मेंबर वेरिएबल को चाहिए? जिस तरीके से हमने डिक्लेरेशन किया है उस हिसाब से सबसे ज्यादा मेमोरी स्पेस किसको चाहिए, कौन से मेंबर वेरिएबल को चाहिए हमारे यूनियन में से? टाइटल सर। यस, टाइटल के लिए कितना होगा, 100 बाइट्स की आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी टाइटल के लिए। ठीक है, कितनी चाहिए आपको, 100 बाइट्स, जो कि है मैक्सिमम। तो यूनियन में क्या होगा, पहले कंपाइलर चेक करेगा, अगर आपने यूनियन डिफाइन किया हुआ है तो आपके जो यूनियन डिफाइन किया है उसके अंदर कितने मेंबर वेरिएबल है, तो कि हमारे केस में क्या है, 4 है। तो आउट ऑफ 4 मेंबर वेरिएबल सबसे ज्यादा बाइट्स कौन से मेंबर वेरिएबल को चाहिए, तो कि हमारे केस में क्या है, टाइटल को, और वो कितनी है, तो कि 100 बाइट्स। तो जब कभी भी आप ये जो यूनियन बुक है उसका फॉर एग्जांपल B1 नाम का क्या बनाओगे आप, वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, बुक नाम का जो हमारा यूनियन है उसका वेरिएबल बनाओगे B1 नाम का, तो उसका साइज कितना होगा, तो कि 100, जो कि है क्या है, हमारे चारों के चारों जो मेंबर वेरिएबल है उनमें से कोई एक मेंबर वेरिएबल है जिसको साइज कितनी चाहिए, 100 चाहिए, और वो मैक्सिमम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यूनियन का हमने पहले डिस्कस किया, यूनियन कौन सी सिचुएशन में हम यूज करेंगे, कि जब कभी भी आपको अपने सारे मेंबर वेरिएबल में से आपको ऐसी सिचुएशन है कि उनमें से कोई एक मेंबर वेरिएबल को ही आपको कोई एक पॉइंट पे एक्टिव रखना है, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, यूनियन। यानी कि ये जो 100 बाइट की साइज हमें मिली है उसमें क्या होगा, कोई एक टाइम पर कोई एक ही मेंबर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट मेंबर वेरिएबल है टाइटल, उसकी वैल्यू आपने स्टोर करवाई है तो वो 100 के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसका काम हो गया। तो उसके बाद क्या करते हो आप, जो नेक्स्ट हमारा मेंबर वेरिएबल है ऑथर है, तो उसके लिए कितनी वैल्यू चाहिए आपको, कितनी मेमोरी चाहिए, तो कि 40 बाइट्स चाहिए। तो हमारे पास ब्लॉक कितना है, तो कि 100 बाइट का ब्लॉक अवेलेबल है, तो उसके अंदर हम 40 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसको हम स्टोर करेंगे, बाद में इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो भी मेंबर वेरिएबल होगा उसकी डेटा हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, हमारा जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है 100 बाइट्स का, तो उसके अंदर हम कभी भी कोई भी आपका जो यूनियन होगा उसका मेंबर वेरिएबल का वैल्यू हम वहां पर स्टोर करवा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन क्या है आपकी, एट ए टाइम एक ही मेंबर वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था, हर एक मेंबर वेरिएबल को इंडिविजुअली अलग से स्पेस मिलती थी मेमोरी के अंदर। इसकी वजह से स्ट्रक्चर में कोई भी मेंबर वेरिएबल को हम कोई भी टाइम पे एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यूनियन में क्या होगा, यहाँ पर एक टाइम पे एक ही मेंबर वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकेंगे, और उसके सामने हमें बेनिफिट किसका रहता है कि मेमोरी एलोकेशन हमारा कम होता है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस सर।
तो यहाँ पर देखो सेम स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर हमने बनाया होता बुक नाम का तो उसके अंदर सेम मेंबर वेरिएबल होते थे, तो उसके लिए हमें कितनी साइज रिक्वायरमेंट थी जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर राइट साइड पे, तो कि वो 146 बाइट था। लेकिन अगर हम यूनियन यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें कितनी साइज की रिक्वायरमेंट होगी, तो कि 100 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बना के देखते हैं कि यूनियन होता है तो उसके लिए। और एक चीज, हाँ, यूनियन हुए उसमें भी आप जो वेरिएबल आप क्रिएट करोगे और ठीक वैसे ही करना है जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर करते थे यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, यूनियन का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि यूनियन हम बनाते हैं और उसका जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी में कितना साइज अलोकेट होता है और यूनियन का जो भी मेंबर वेरिएबल है उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है सबको प्रोग्राम के लिए? यस सर। ओके, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखना हमारा स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इंक्लूड stdio.h। उसके बाद जैसे हम स्ट्रक्चर लिखते थे ठीक उसी तरह क्या लिखना है, यहाँ पर यूनियन को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले यूनियन कीवर्ड लिखेंगे हम, जिसका स्पेलिंग है UNION, स्पेस करके हम अपना यूनियन का क्या करेंगे, यहाँ पर नाम रख देंगे जो कि है बुक। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे यूनियन के लिए हम मेंबर वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था उसी तरह हम क्या करते हैं, सारे मेंबर वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। टाइटल, तो कि उसका साइज रहेगा 100 और उसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास, कैरेक्टर है। तो दूसरा है हमारे पास ऑथर है और उसका साइज हम क्या रखेंगे 40, उसका डेटा टाइप भी क्या रहेगा, कैरेक्टर। और थर्ड वन जो था हमारे पास वो क्या था, प्राइस था, तो उसके लिए हम डेटा टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट रखेंगे, उसका नाम हम रख देते हैं प्राइस। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो क्या है हमारे पास, पेजेस है, जिसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, हम इंटीजर रखेंगे। ठीक है, तो ये पेजेस का भी क्या हो गया, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद क्या करना है हमारे, तो यूनियन है का जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बाद क्या करना है, हमें कॉलन लगाना है, सेमीकोलन। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, B1 लिखोगे तो ये B1 नाम का क्या हो गया, यूनियन का वेरिएबल हो गया। जैसे कि हम स्ट्रक्चर के केस में करते थे वैसे ही हम यहाँ पर B1 लिखकर क्या कर सकते हैं, हमारे यूनियन के लिए वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हम स्ट्रक्चर में करते थे। लेकिन यहाँ से हम B1 को हटा देते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा जो भी होगा यूनियन उसका वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन लिख दिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे यूनियन के लिए वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे कि हम स्ट्रक्चर के लिए करते थे। स्ट्रक्चर के लिए क्या लिखते थे हम, तो कि स्ट्रक्ट बुक और B1। तो ये क्या हो जाता है, हमारा बुक नाम का जो भी स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या करते थे, हम वेरिएबल को क्रिएट करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर यूनियन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर यूनियन लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो आपने बुक नाम का यूनियन बनाया है उसके लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर का केस होता तो हमारा जो B1 वेरिएबल है उसका साइज क्या होता, 146 होता। ठीक है, लेकिन यूनियन के केस में हम चेक करेंगे कि हमारे B1 जो वेरिएबल है उसके लिए कंपाइलर कितनी मेमोरी अलोकेट करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंटफ करेंगे। ठीक है, और जो साइज हमें मेमोरी की मिलेगी वो कौन सा फॉर्म में मिलेगी, इंटीजर फॉर्म में मिलेगी। तो हम उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन सा यूज करेंगे, परसेंटेज
डी कर देंगे और आगे यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए साइज ऐसे कीवर्ड लिख देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा टाइप हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, उसका मेमोरी में कितना साइज अलोकेट हुआ है, उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन या ऑपरेटर यूज करना है, कोई बता सकता है? किसी को पता है? साइज ऑफ। यस, करेक्ट। किसका यूज करेंगे हम? साइज ऑफ ऑपरेटर या फिर फंक्शन, जो भी आप बोलते हो, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जिस भी वेरिएबल की साइज हमें चाहिए उसको हम क्या कर देंगे, वहां पर पास ऑन कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर जो होगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या बताएगा, मेमोरी में कितना साइज अलोकेट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो B1 यूनियन टाइप का वेरिएबल है उसको मेमोरी में कितना साइज अलोकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि साइज कितना अलोकेट हुआ, यहाँ पर 100 हुआ। अगर स्ट्रक्चर होता तो कितना होता, अब 100 अराउंड 146 बाइट तक का क्या होता साइज वहां पर अलोकेट होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें देखा था और हमने डिस्कस किया था कि अगर आप यूनियन का यूज करते हो तो एट ए टाइम आप कोई एक ही जो मेंबर वेरिएबल है उसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कहना चाहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यूनियन हमने यहाँ पर बना दिया है वेरिएबल, तो B1 डॉट टाइटल हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो टाइटल के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं कि इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। यहाँ पर हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी के लिए। तो हमने क्या करना है, B1 डॉट टाइटल की जगह क्या लिखना है हमें, तो कि आंसी सी। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑफ के नीचे में क्या करता हूँ, हमारा जो टाइटल है उसको मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रिंटफ टाइटल। यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा प्रिंट करवा रहे हैं तो %s जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। आवाज आ रही है ना ठीक से सबको? और यहाँ पर यस हम सर। लिखेंगे B1 डॉट टाइटल लिखेंगे आप। ठीक है, तो अब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ये वाले प्रोग्राम को, तो ये क्या होगा, हमारा जो B1 जो वेरिएबल है उसके अंदर जो टाइटल नाम का मेंबर वेरिएबल है उसका जो भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिला, तो कि साइज तो कि 100 है हमारे पास। ठीक है, और जो टाइटल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू मिली हमें, तो कि आंसी सी। अब तक सही जा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में होता था वैसे ही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरे के लिए लिखता हूँ कि strcpy। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो कि B1 डॉट ऑथर लिखता हूँ और उसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं कि बालागुरु स्वामी। ठीक है, बालागुरु स्वामी। तो उसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर प्रिंटफ करके। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं ऑथर। और अब मैं क्या लिख दूंगा, B1 डॉट ऑथर। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर क्या होता, स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, यहाँ पर आंसी सी भी प्रिंट होगा और उसके नीचे क्या होगा, ऑथर का नाम भी प्रिंट होगा वहां पर। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, यूनियन है। तो यूनियन के केस में क्या होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनियन होता है तो यूनियन के केस में क्या होगा। हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया तो आउटपुट हमें क्या मिला, देखो
आउटपुट में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, दोनों की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, साइज हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है, साइज क्या है 100 है। फिर टाइटल की जगह हमें क्या मिला, बालागुरुसामी मिला, ऑथर की जगह भी हमें क्या मिला, बालागुरुसामी मिला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनियन का। तो यूनियन का इस्तेमाल करेंगे तो मेमोरी में अलोकेशन क्या होगा, एक ही वेरिएबल के लिए होगा। और यूनियन का कंसेप्ट वही है कि आप क्या कर सकते हो, एट ए टाइम कोई एक ही मेंबर वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर किया strcpy करके जो 13 नंबर की जो लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर b1 डॉट टाइटल और बाद में हमने आंसीसी लिखा, तो ये लाइन में हमने क्या किया है, टाइटल की वैल्यू हमने स्टोर करवाई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो 100 बाइट अलोकेट हुआ है अलग अलग यहाँ पर, तो ये जो मेमोरी अलोकेशन है वो किसको मिल जाएगा, हमारे टाइटल वेरिएबल को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये 14th नंबर की लाइन आएगी, ठीक है, कि जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑथर की वैल्यू सेट की हुई है जो कि है बालागुरुसामी। तो अब ये जो मेमोरी एड्रेस है वहाँ पर जो टाइटल की वैल्यू इस तरीके से आंसी सी करके स्टोर की हुई थी, वो क्या हो जाएगी, सारी यहाँ पर वाइप आउट हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। ये जो आंसी सी यहाँ पर लिखा हुआ था पहले हमने 13 नंबर की लाइन के जरिए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ओवरराइट हो जाएगा। और उसकी जगह क्या आ जाएगा, कि बालागुरुसामी है वो वहाँ पर आ जाएगा सेम एड्रेस पर, मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा आपका, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, बालागुरुसामी मिल गया। तो जब भी आपने क्या किया, टाइटल को प्रिंट करवाया, ठीक है, तो वो टाइटल भी किसको रिफर करेगा, सेम मेमोरी एड्रेस को रिफर करेगा। तो वहाँ पर साइज आपको क्या मिला हुआ है, बालागुरुसामी लिखा हुआ है, तो टाइटल ने क्या प्रिंट कर दिया, तो कि बालागुरुसामी। और ऑथर जो होगा तो उसने तो सही तरीके से वहाँ पर डेटा को स्टोर किया है, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, वहाँ पर सही आएगा, क्योंकि लास्ट में ऑथर की वैल्यू हमने क्या की हुई है, सेट की हुई है। तो ये लास्ट में ये जो मेमोरी एड्रेस है जो कि रिजर्व हुआ है हमारे b1 यूनियन वेरिएबल के लिए, तो उसको लास्ट किसने एक्सेस किया था, तो कि ऑथर ने। तो ऑथर की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर सही मिलेगी, जो कि हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल रही है बालागुरुसामी, ठीक है। तो ये फर्स्ट दो वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 बाय 1 स्टोर करवाया, और बाद में हमने उसको क्या किया, एक्सेस किया। तो हमें क्या पता चला कि यूनियन का जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर एक ही मेमोरी एड्रेस जो होगा उसके ऊपर 1 बाय 1 सारे वेरिएबल क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, और उसको हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी नेक्स्ट जो दूसरा जो मेंबर वेरिएबल होगा वो डेटा स्टोर करना आएगा, तो पहले मेंबर वेरिएबल ने जो भी डेटा स्टोर किया होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और सिर्फ दूसरे जो मेंबर वेरिएबल है उसके डेटा की वैल्यू वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो अब हम सेम तरीके से देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, प्राइस और जो पेजेस जो हमारे दो मेंबर वेरिएबल बच गए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे, और बाद में क्या करवाएंगे, सभी वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अभी ये जो 14 नंबर की लाइन है उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रेजिस और प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे। तो b1 डॉट क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, इक्वल टू फॉर एग्जांपल 250.60, ठीक है। प्राइस की वैल्यू हमने क्या रखी, 250.6, और उसके बाद क्या करते हैं हम, b1 डॉट पेजेस लिखते हैं। तो पेजेस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 269, यानी कि 269 पेजेस हमारे जो बुक है उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे,
इन सारी चीज़ों को क्या करवाएंगे, यहाँ पर नीचे प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि हमने टाइटल और ऑथर को प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ के बाद प्राइस लिखेंगे। प्राइस क्या है हमारा, क्योंकि फ्लोट है तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे b1 डॉट प्राइस लिख देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या करेगा, हमारा प्राइस की वैल्यू जो भी होगी उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे, जो पेजेस है हमारे पास मेंबर वेरिएबल, उसकी वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे। तो वो क्या है, हमारे पास इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर आगे लिख देते हैं कि पेजेस परसेंटेज b स्लैश n, और उसके बाद हम लिख देते हैं p1 डॉट पेजेस। तो ये जो लाइन हमने लिखी हुई है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जो b1 हमारा यूनियन का वेरिएबल है, उसके अंदर जो पेजेस नाम का मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो पहले हमने क्या करवाया, जो 13, 13, 14, 15 और 16 नंबर की जो लाइन है, ये 4 लाइन के जरिए हमने क्या करवाया, हमारा जो वेरिएबल था उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल थे उसकी वैल्यू को हमने सेट की। उसके बाद जो 19, 20, 21, 22 नंबर की जो लाइन है उसके जरिए हम क्या करेंगे, सारे मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते देखते हैं कि आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है और आउटपुट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है। तो साइज क्या आया हमारा, 100 आया, जो कि हमें पता था कि वही आएगा। साइज क्या आएगा हमारे पास, 100 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो जो टाइटल है, ठीक है, यहाँ पर जो टाइटल है, तो टाइटल की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है, हमें कुछ भी नहीं मिला। टाइटल की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिली है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0x01, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है टाइटल के लिए। ऑथर के लिए भी हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सेम वे में प्राइस जो हमें है वो भी क्या मिली है, 0 मिली है, यानी कि कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और लास्ट में जो पेजेस है वो वैल्यू जो 269 है वो क्या हो रही है, हमें सही से मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो मेमोरी में 100 बाइट्स का जो ब्लॉक अलोकेट हुआ होगा हमें, उसमें क्या होगा, पहले किसकी वैल्यू स्टोर होगी, तो कि टाइटल की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। पहले किसकी वैल्यू स्टोर होगी, तो कि टाइटल की वैल्यू स्टोर होगी। टाइटल की वैल्यू जब स्टोर हो जाएगी, ये 13 नंबर की लाइन से हम देखेंगे, टाइटल की वैल्यू जब स्टोर हो जाएगी उसके बाद जो 14 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी, तब क्या होगा, वहाँ पर टाइटल की वैल्यू रिमूव होके कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो कि जो हमारे ऑथर की वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर जब 15 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, हमारे पास ये जो मेमोरी ब्लॉक होगा उसके अंदर प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो 16 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कि पेजेस होगा उसकी वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। तो लास्ट में यहाँ पर जो हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है उसके अंदर किसकी वैल्यू अवेलेबल है, तो कि पेजेस की है, जो कि है 69, ठीक है। अगर इंटीजर डेटा टाइप वाला कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा उसको प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पर क्या प्रिंट होता है, 269, जैसे कि हमने पहले देखा था। पहले हमने क्या देखा था, टाइटल और ऑथर की हमने सिर्फ क्या करवाया था, डेटा स्टोर करवाया था। दोनों का डेटा टाइप कौन सा है, कैरेक्टर है, तो उसको हमने प्रिंट करवाया। तो टाइटल में भी क्या हुआ, ऑथर का नाम प्रिंट हुआ था, और जो ऑथर है उसमें भी किसका नाम प्रिंट हुआ, ऑथर का। तो जब कभी भी आपका सेम डेटा टाइप के दो मेंबर वेरिएबल होंगे तो वो उसको प्रिंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में
एक्सेस किया है उसका डेटा टाइप कौन सा है, जो कि इंटीजर टाइप का है। और आगे के जो हमारे पास तीनों के तीनों मेंबर वेरिएबल है, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस, वो इंटीजर डेटा टाइप को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो हमने वहाँ पर आउटपुट में देखी, यानी कि अगर आपका डेटा टाइप कैरेक्टर है तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल होगा। अगर फ्लोट है तो क्या होगा, 0 होगा। और इंटीजर है तो भी 0 होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर ये जो क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पर कि एट ए टाइम क्या कर सकते हो आप, किसी एक ही मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हो सकते हो। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या हमारे यूनियन के अंदर, तो सारे के सारे मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस कर सके, उसके लिए हम क्या करेंगे आगे, तो हमारे प्रोग्राम जो होगा उसमें हम क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो कि जो यहाँ पर हमने लास्ट में सारी वैल्यू को प्रिंट करवाई है उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसको जब भी हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है उसके तुरंत बाद अगर हम एक्सेस करें और उसको प्रिंट करवाए, और प्रिंट करवाने के बाद क्या करें, हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सेट करें, तो हम हमारे सारे वेरिएबल के लिए वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे और हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो टाइटल को प्रिंट करने का जो भी स्टेटमेंट है उसको हम नीचे से कट करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जहाँ पर हमने टाइटल की वैल्यू सेट की है, तुरंत उसके बाद उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑथर की वैल्यू को सेट करेंगे। ऑथर की वैल्यू जो भी सेट हो जाएंगी उसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, ऑथर की वैल्यू को भी प्रिंट करने का क्या लिख देंगे, वहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम प्राइस की वैल्यू सेट करेंगे। प्राइस की वैल्यू सेट होने के तुरंत बाद क्या करेंगे, हम प्राइस को प्रिंट करने का भी क्या लिख देंगे, वहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पेजेस को सेट करने के लिए जो भी चाहिए वैल्यू वो सेट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा जो भी वेरिएबल है उसको प्रिंट करने का स्टेटमेंट हम वहाँ पर लिख देंगे। अगर इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका यूनियन है उसके अंदर के जितने भी मेंबर वेरिएबल है उन सारों की वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप सही तरीके से एक्सेस कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हो यहाँ पर, तो देखो एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट आपको क्या मिला, तो कि आपका टाइटल क्या मिल गया, आपको आंसी सी मिल गया जो कि करेक्ट है। फिर आपको ऑथर का नाम मिल गया बाला गुरुस्वामी जो कि करेक्ट है। फिर आपको प्राइस भी मिल गया 250.60 जो कि करेक्ट है। और लास्ट में आपको पेजेस भी मिल गए कि कितने पेजेस की बुक है, तो कि 269 जो कि वो भी करेक्ट है। और बाद में हमने जो हमारा वेरिएबल था उसका साइज को हमने चेक किया, तो साइज कितना है हमारे पास, 100 का 100 है। और साइज भी हमने कम किया और जो हमने मेंबर वेरिएबल की वैल्यू थी वो भी हमें सही तरीके से मिल रही है यहाँ पर। तो आप यूनियन का यूज़ कहाँ पर कर सकते हो कि ऐसी सिचुएशन हो आपके पास कि वहाँ पर आपको सारे मेंबर वेरिएबल को एक साथ में एक्सेस ना करना पड़े, यानी कि बारी बारी आप उसको एक्सेस करते जाओ तो चलेगा। तो उस सिचुएशन में आप यूनियन का यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर के लिए एरे का इस्तेमाल किया है उसी तरह हम यूनियन के लिए भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको चेंजेस क्या करना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर की जगह यूनियन को डिफाइन करना है। तो सेम वे में आप एरे के लिए आप यूनियन का एरे बना सकते हो। और जैसे आप स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर का यूज़ करते थे वैसे ही आप क्या कर सकते हो,
यूनियन के लिए पॉइंटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, यूनियन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है किसी को कोई डाउट यूनियन में?